और इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा अर्ली प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना। तो वी आर व्हाट आर डूइंग इज दैट वी आर आल्सो बी डूइंग द रिवीजन ऑफ अर्ली प्रॉब्लम्स एंड हम ऑन द अदर हैंड ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें इधर कवर हो जाए, ठीक है ना। तो अपने पास प्लीज हेडिंग डाल लीजिएगा अर्ली प्रॉब्लम्स की। अच्छा, अर्ली प्रॉब्लम्स के दो तीन सवाल इधर आ जाते हैं मेरे पास। क्या सवाल आ जाते हैं? अर्ली प्रॉब्लम का पहला सवाल आता है मेरे पास कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई कौन सा अर्ली प्रॉब्लम तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा मसला था किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। तो एक अर्ली प्रॉब्लम का सवाल आ जाता है। पहले मेरे साथ दो 14 मार्कर के टाइप्स लिख लेंगे जो अर्ली प्रॉब्लम्स के अंदर असेस हो सकते हैं। कौन से दो 4 मार्कर 14 मार्कर्स के टाइप्स हैं? आप पहला लिखेंगे अपने पास, वॉज द, इसको लिख चेंज कर लें, वर द geographical reasons were the geographical reasons the most important amongst the early problems. Do you agree? Do you agree or disagree? Explain your answer. तो भाई इस किस्म का कोई एक सवाल आ सकता है आपके पास 14 मार्कर। अब प्रॉब्लम यह है कि अक्सर बच्चों का ये मानना है कि सर आपने तो बोला है कि इसमें लिखने हैं, सर कितने रीजन आपने बोला है लिखने हैं? 4 रीजन विद फुल डेवलपमेंट। और इसके बाद सर आपने बोला था कि 5वां पैराग्राफ कंक्लूजन लिख देना, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अपने हर एक स्टूडेंट को बताया कि भाई हम इंटेलिजेंट लोग हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंटेलिजेंट लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 रीजन विद डेवलपमेंट। तो उसका मकसद ये है कि आपको आप लोग को ये बात का आइडिया होना चाहिए कि गलतियां हो सकती हैं भाई। तो गलतियों से बचने के लिए मैंने आप लोग सबको एडवाइस किया है। क्या एडवाइस किया? मैंने आप लोग सबको ये एडवाइस किया कि भाई आपने क्या करना है, 5 रीजन लिखने हैं। वरना अमूमन तौर पर एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई ऐसे सवाल के अंदर ना आप 4 रीजन्स लिखो प्लस इसको डेवलपमेंट करो, इसकी डेवलपमेंट करो। अच्छा, डेवलपमेंट का क्या मतलब है थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ लिखो एक कंक्लूजन। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि भाई हमें क्या, एक्सट्रीमली अक्लमंद लोग, बहुत ज्यादा अक्लमंद है। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जामिनर से भी एक हाथ आगे निकलेंगे। हम लिखेंगे कितने रीजंस? हम लिखेंगे 5 रीजंस। क्यों? टू बी ऑन अ सेफर साइड कि चलो भाई अगर एक हाथ डेवलप करना भूल गए या सही तरह डेवलप नहीं कर पाए तो एटलीस्ट हमारे पास कहीं वे आउट हो ना निकलने का। हमारे पास एटलीस्ट कोई ना कोई हल हो जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मसला ये भी है कि भाई इस सवाल में एग्जामिनर ने कहा जोग्राफिकल रीजंस के बारे में बताओ और फिर इसको कंपेयर करो दूसरे से। वो याद रखना, वो इसकी जगह पे कोई भी और दूसरा रीजन पूछ सकता है। वो आपसे रेफ्यूजी प्रॉब्लम पूछ सकता है, वो आपसे मिलिट्री रीजन पूछ सकता है, वो आपसे कोई भी रीजन इधर पूछ सकता है। So the examiner is not very particular about which reason he would ask in the exam. It is upon the examiner कि वो क्या पूछता चाहता है। तो ये आप में और मुझ में है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक रीजन के लिए पहले से है ना वेल प्रिपेयर्ड रहना। वी मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी रीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिमेम्बर द फैक्ट कि अभी हम लोग है ना इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से डेवलप भी करेंगे, इसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे इसको आप अपने पास डिवाइड कर लीजिएगा कि भाई, अच्छा, ये लाजमी नहीं है, इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द जोग्राफिकल रीजंस फर्स्ट, बट आपके आंसर में जोग्राफिकल रीजन होना जरूर चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबसे पहले ही लिख दो, ना 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 ना, भले सबसे पहले ना नहीं लिखो, आप एटलीस्ट एग्जामिनर कहता है कि इसको लिखो तो सही, सही है ना। तो लिखना जरूरी है। कब लिखना है, किस पॉइंट पर लिखना है, किस एरिया में लिखना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको या तो थर्ड पैराग्राफ बना दें, या तो सेकंड बना दें, या तो फर्स्ट बना दें। अमूमन तर ये माना जाता है कि अच्छी बात है, एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए आंसर में। आंसर में लिख रहा हूं तो आंसर में एक सिंक होना चाहिए। और वो सिंक को पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप क्या करें, उस सिंक को पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने
जो है वो पहले है ना वही रीजन लिखें जो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। इसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? अक्सर सेक्शन 2 में ना टाइमलाइन क्वेश्चन आ जाता है। सर अब टाइमलाइन क्वेश्चन में क्या करें? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है क्या, डू यू थिंक दैट द क्रिप्स मिशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन or the most important do you think that Pakistan oh sorry do you think that Gandhi Jina talks were the most important reason that contributed to Pakistan movement in the years 1940 to 1947? ये सवाल आ गया, टाइमलाइन क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? अब ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं पहले से ही गांधी जी ना टॉक्स लिख दूंगा तो सर यार सिंह में मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं मैं पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिखूं क्योंकि एग्जामिनर ने डेट 1940 की दी है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिखो और फिर वन बाय वन सारे इवेंट्स लिखते जाओ। एग्जामिनर ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई है कि पहले अगर मैंने गांधी जी ना टॉक्स सवाल ने बोल दिया तो पहले गांधी जी ना टॉक्स ही लिखो। तो ये दूसरा आपके पास बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों के amongst कि पहले हमने वही रीजन लिखना है जो एग्जामिनर ने बोला है। आपकी मर्जी है भाई, आपको लगता है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन में इससे प्रॉब्लम आएगी, मेरा आंसर पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भाई मत लिखे, आप अपना सिंक चेंज कर दें। लेकिन याद रखिएगा कि जो रीजन क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो रीजन लिखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखना कि हमने कल पढ़ा था कि हमें क्या करना है 14 मार्कर में। हमें 14 मार्कर के अंदर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने हैं भाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। और जब कभी मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने होते हैं तो ये मेरे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूं कि एक दो साइड ऑफ व्यू लिखूंगा। याद रखना कि ये दो साइड्स की बात है। दो साइड्स क्या हो सकती हैं? या तो सक्सेस या तो फेलियर। दो साइड्स क्या हो सकती है? दो साइड्स हो सकती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दो साइड्स क्या हो सकती हैं? दो साइड्स हो सकती हैं कि आप लिखोगे भाई कंपेयर करो डिफरेंट रीजंस फॉर या तो फेलियर या तो सक्सेस। तो आपको हमेशा याद रखना कि दो साइड्स क्रिएट करनी है और दो जो पहली साइड है वो एग्जामिनर हमेशा सवाल में मेंशन करके देता है। और अगर मैंने वो नहीं लिखी यानी मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं किया, और अगर मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैंने एग्जामिनर की वो बात है उसको नहीं माना और सिर्फ मुझे 6 नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा मैंने कब कल ही बताया था कि अगर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं किया फिर चाहे आप भले जितना भी डेवलप कर लें आपको 6 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर मेरे पास दो साइड्स क्या होंगी? पहली साइड होगी जहां पर मैं जोग्राफिकल रीजंस को आपके पास क्या करूंगा, असेस करूंगा। तो फर्स्ट साइड इज द जोग्राफिकल रीजन वाली साइड। और सेकंड साइड क्या होगी जहां पर मैं दूसरे रीजंस के बारे में बात करूंगा। ठीक है? तो मेरे पास सबसे पहला पैराग्राफ मेरा बनेगा फर्स्ट साइड का, दैट इज व्हाट, दैट इज द जोग्राफिकल रीजंस। और फिर मैं चाहूंगा कि इसी अर्ली प्रॉब्लम के सवाल के अंदर मैं क्या करूं, मैं मल्टीपल रीजंस ऐड ऑन करूं। ठीक है? तो ये जो मेरी सेकंड साइड है इसमें मैं मल्टीपल रीजंस ऐड ऑन करूंगा। देखो अब एक पैराग्राफ मैं ऑलरेडी बना के लिख चुका हूं, एक पैराग्राफ मैं ऑलरेडी बना के लिख चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरे पैराग्राफ भी क्रिएट करूंगा। ठीक है? कौन से दूसरे पैराग्राफ क्रिएट करूंगा? मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समवन कैन से सर मुझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिखने हैं, आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिख लें। ये कितने हो गए बेटा? ये हो गए दो रीजंस। ठीक है? दूसरा रीजन क्या है? सर मुझे मिलिट्री लिखना है। गो फॉर इट, गो फॉर राइटिंग मिलिट्री रीजंस। अब आप क्या कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो। यही तो टास्क था ना, ज्योग्राफिकल रीजंस को मिलिट्री रीजंस को। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर एक और रीजन ऐड ऑन किया। फॉर एग्जाम्पल यू कुड से सर आई वांट टू राइट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, तो आपने लिख लिया क्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद यू कैन गो ऑन फर्दर और मैंने बोला है कि भाई सब 5 पैराग्राफ लिखेंगे, 5 रीजंस के पैराग्राफ लिखेंगे और इसके बाद छठा पैराग्राफ सबका कंक्लूजन का होगा। ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
जी, माजरा चाहता हूँ। तो भाई ये तो हो गया एग्जामिनर के हिसाब से मेरा एक फुल फ्लेज 4 रीजंस वाला पैराग्राफ हो जाएगा। लेकिन अब क्या करूंगा? मैंने आपको बोला कि मैं अपने आप को इस प्लेस पर रोकूंगा नहीं, कि मैं क्या करूंगा। मैं सोशल प्रॉब्लम लिख लूंगा, मैं प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम लिख लूंगा, मैं रेफ्यूजी प्रॉब्लम लिख लूंगा। यानी मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करूंगा, किसको खुश करने के लिए? अपने आप को। ठीक है, ताकि अगर मैं कोई गलती कर बैठूं तो उसका मुझे ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है ना? तो सब ये मेरी बात गौर से सुन ले कि प्लीज 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 ट्राई एंड राइट डाउन मल्टीपल रीजंस, एज मेनी रीजंस एज यू कैन, एंड आल्सो डू डेवलप देम। अगर आपको लगता है कि टाइम बच रहा है कि मैं 5 रीजन लिख के फारिग हो गया हूं, मैं और भी लिख सकता हूं, तो वो भी लिख दीजिएगा। अक्सर ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे रीजनिंग ज्यादा नहीं होती, जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती, तो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड व्हेन यू आर नॉट राइटिंग अ लॉट ऑफ लार्ज पैराग्राफ, देन व्हाट डू यू डू इज, आप क्या करते हैं? आप वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा राइट ऑफ करते हैं कि जाहिर सी बात है कि जहां पर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मेरे आंसर में थोड़ा बहुत ज्यादा कंटेंट मौजूद है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल बात करेंगे, 2-3 सवाल आते हैं आपके पास जहां पर रीजनिंग ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जांपल अक्सर देखा गया है कि यही जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है, ये AIML वाले सवाल में थोड़ा सा आपको वो होता है कि वाई वॉज AIML फॉर्म, सर उसमें इतना ज्यादा रीजनिंग का है नहीं, मैं नॉर्मल रीजनिंग करता हूँ, तो उसमें यार तो 6 रीजन लिख दो। लेकिन अमूमन यही है कि अपना टाइम कम से कम जाया करेंगे, 5 रीजन विद प्रॉपर डेवलपमेंट लिख के आएंगे एग्जाम में, और इसके साथ एक कंक्लूजन देंगे। देख ये बात याद रखना कि एग्जामिनर का ये कहना है कि भाई मुझे 4 रीजन चाहिए। सही है ना? चले भाई, अब एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम एक टास्क के तौर पर लेते हैं। ठीक है ना? और सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसके बारे में ज्योग्राफिकल रीजंस इंशाल्लाह मैं आपको लिख के बताता हूँ। सही है, ताकि आपको 3 चीजों का समझ आ जाए। अच्छा, पहले ही बता चुका हूँ बार बार, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम होता है रीजन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम क्या है? रीजन को एक्सप्लेन करना। और तीसरा काम क्या है? रीजन को डेवलप करना। सर ये डेवलप क्या है? डेवलप इम्पैक्ट हो सकता है, डेवलप आपके पास फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस पर? क्वेश्चन पर। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं इस सवाल में देखूं, तो इस सवाल में वो मुझसे पूछ रहा है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली प्रॉब्लम, कैसे वो अर्ली प्रॉब्लम कॉज कर रहा था और वो क्या सबसे जरूरी था? फिर आपको उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होगी। तो फर्स्ट काम क्या है मेरा कि मैं इसको आइडेंटिफाई करूं। अगला काम क्या है? मैं इसको एक्सप्लेन करूं। और फिर अगला काम क्या है? इस क्वेश्चन से लिंक करूं। एंड वेन एवर आई एम लिंकिंग इट विद द क्वेश्चन, मैं किस चीज का आंसर दूंगा? फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा हाउ वॉज इट अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ठीक है? चले भाई, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है? और इसकी एग्जांपल करते हुए मैं आपको इसको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना भी सिखाऊंगा। एंड मैं आपको ऑन द अदर हैंड क्या करूंगा? मैं आपको ऑन द अदर हैंड इसको डेवलप करना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के साथ मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं लिखूंगा एग्जामिनर को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आइडेंटिफाई, alhamdulillah, I'll identify the reason. How will I identify the reason? मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एग्जामिनर को कि one of the early problems faced by Pakistan was the geographical distance between the two parts,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव आइडेंटिफाइड द रीजन। मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई पहला रीजन जो कि अर्ली प्रॉब्लम्स के लिए था वो ये था कि भाई वाज वन ऑफ द अर्ली प्रॉब्लम्स वाज द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट की बात कर रहा हूं इधर बेटा? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सर इधर ही बता दूं? नहीं बेटा, अभी इधर नहीं बताना है आपने, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, आपने अभी इधर नहीं बताना है, ठीक है ना? आपने अभी इधर नहीं बताना है। यू विल हैव टू वेट एंड देन। अब मैं, मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि वंस आई हैव आइडेंटिफाइड, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करके दूंगा कि भाई ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का मसला है क्या, प्रॉब्लम क्या है, कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं बताऊंगा एग्जामिनर को, क्या बताऊंगा? दैट पाकिस्तान, अब मैं ग्रीन से जितना भी लिख रहा हूं दैट इज द पार्ट वेयर हम लोग रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान was divided in two major parts that were, अच्छा, if someone does not want to use the term divided, he can also use the term split, ठीक है? It's a better term, split. Pakistan was split into two major parts that were geographically 1,000 miles apart. The distance, अब देखो सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजन में ये नहीं है कि ये 1,000 माइल्स अपार्ट थे। मसला ये भी है कि 1,000 माइल्स अपार्ट होने के बाद भी मसला था थोड़ा ये था कि इन 1,000 माइल्स को जो ओन करता था वो इंडिया ओन करता था। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इंडिया ओन करता था। अगर इंडिया इसको ओन कर रहा है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए इस पे कंट्रोल रखना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। पाकिस्तान कैसे कंट्रोल रखेगा इस पे? तो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम ये था कि ये जो डिस्टेंस है इस पे कंट्रोल था, किसका कंट्रोल था? इंडिया कंट्रोल था। तो मैं बताऊंगा एग्जामिनर को द डिस्टेंस बिटवीन these two parts belonged to India. नेक्स्ट, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन करूंगा? मैं ये भी बताऊंगा कि दो पार्ट कौन से थे और इधर कौन कौन से प्रोविंसेस मौजूद थे। मैं ये बताऊंगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP and NWFP, while East Pakistan comprised of comprised of Bengal and Bengal and Sylhet, ठीक है? अब अब मैं उस मकाम पे पहुंच गया हूं जहां मैंने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया है, जहां मैंने रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे एग्जामिनर को इस सारी चीजों को ऊपर वाले सवाल यानी बताना है कि ये सब चीजें प्रॉब्लम कैसे हैं। यानी अब मैं अपने आंसर को डेवलप करूंगा। मैं एग्जामिनर को ये बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है तो कैसे प्रॉब्लम है भाई। तो मैं एग्जामिनर को लिख के बताऊंगा। क्या लिख के बताऊंगा? अब मैं एग्जामिनर को ये डेवलप करके बताऊंगा। मैं एग्जामिनर को ये बताऊंगा
The geographical distance made communication, transportation, transportation, the geographical reason made communication, transportation, and geographical reason, geographical distance made communication, transportation, and administration difficult for the newly made Pakistan, as India would not open its air space for Pakistan. It was also very expensive for the newly made Pakistan to establish networks between the two regions. अब मैंने अपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि भाई ऊपर जो मैंने प्रॉब्लम बताई है वो प्रॉब्लम कैसे है, तो यही तो डेवलपमेंट है ना। यही तो आपका बात है कि आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि ऊपर जो तुमने मसला लिखा है वो मसला कैसे है, वो अर्ली प्रॉब्लम कैसे कॉज कर रहा है। To establish networks between the two regions, it was also very expensive for the newly made Pakistan to establish networks between two regions, hence causing, or you could write creating, a lot of early problems. Hence establishing, creating, causing a lot of early problems. तो यहां पे मैंने एग्जामिनर को ये बात समझा दी कि भाई ऊपर जो अर्ली प्रॉब्लम है वो अर्ली प्रॉब्लम कैसे है। नाउ दिस इज व्हाट अ परफेक्ट पैराग्राफ मस्ट लुक लाइक। दिस इज व्हाट अ परफेक्ट पैराग्राफ वुड बी इन द एग्जामिनेशन। कि आपने प्रॉपर, आप ऐसे 4 पैराग्राफ लिखने की आप में ताकत होनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है अगर आप इसके मेथोडोलॉजी को समझ लें। अब सबने घर जाकर बाकी सारे रीजंस को नोट्स से पढ़ना है। पहले नोट्स में से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोट्स में से उसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और फिर ही उसकी डेवलपमेंट लिखेंगे। आप चाहे आप बात कर सकते हैं पॉलिटिकल रीजंस की। आप पहले लिखेंगे कि मसला ये था कि भाई शुरुआती दौर के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत थे पाकिस्तान में। इंडिया ने सारी बिल्डिंग से सारी फर्निशिंग्स अपने पास रख ली थी, पाकिस्तान के पास कोई पॉलिटिकल बिल्डिंग या फर्निशिंग्स नहीं थी। इसके अलावा आपके पास सारे अच्छे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स वो इंडिया में थे, पढ़े लिखे। पाकिस्तान में सिर्फ लैंड ओनर्स थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कायदे आजम वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। फिर आप ये बताएंगे कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैसे थे, तो आप बताएंगे दैट देयर वर नो इंस्टीट्यूशंस फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स टू सिट एंड डिस्कस स्टफ। Many of these landowners only thought about themselves rather than thinking about the people of Pakistan. And Qaeda-Azam could not work as efficiently as he worked at some point in time. यानी आप ये बताएंगे कि एक जमाना था जब कायद बाबा बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत तेजी से काम करते थे, उनमें फुर्ती थी। अब ट्यूबर क्लोसिस की वजह से वो भी थोड़े बहुत ढीले पड़ रहे थे। ढीले का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाह रहे थे, उनकी बॉडी इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को बताया नहीं कि भाई मुझे ट्यूबर क्लोसिस है। अगर वो बता देते और बाहर इलाज करने चले जाते तो शायद वो बच जाते। लेकिन मसला क्या है कि नेशन में क्योस आ जाता। फिर आप बोलेंगे कि इस सब की वजह से अर्ली प्रॉब्लम क्रिएट हुए क्योंकि पाकिस्तान के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म करने का प्रॉपर आसाइशें मौजूद नहीं थी। तो आपने जब ये 3 चीजें कर ली ना पेपर में, एग्जाम में, तो कोई भी एग्जामिनर को आपको नंबर देने पड़ेंगे। प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास बेटा। मैं पूरा आपके पास इंटायर पेज खोल के दे रहा हूं आपको, पिछला और ये वाला भी। प्लीज अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।